धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इसे आप सहयोग कहिए या प्रयोग कहिए। हा से हिजबुल्ला, हा से हमास और हा से हूती, और आजकल हूती पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि पहले उन्होंने एक जहाज को किडनैप कर लिया, उसके बाद 2 जहाजों पर हमला कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने हालांकि उनकी जवाबी कार्रवाई को रोक दिया, लेकिन मामला बड़ा तब हो गया जब अमेरिका ने पहले बातचीत से मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब मामला नहीं सुलझा तो 10 देशों को लेकर एक ग्रुप बना दिया। उसके बाद से पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी कि क्या अब यमन पर फिर से एक बार हमला होने वाला है अमेरिका और उसके सहयोगियों। और ये कोई पहली बार नहीं होगा। यमन के ऊपर हमला सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर भी लंबे समय से किया जाता रहा है, लेकिन ये हूती हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये तमाम घटनाक्रम सामने आने के बाद हूतियों की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा है कि हम रेड सी में जो हमने कसम खा रखी है कि यहां से इजराइल की तरफ किसी भी जहाज को नहीं जाने देंगे, वो नहीं जाने देंगे। तो इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करते हैं कि चलो भैया, वहां तो जंगबंदी की बातें चल रही हैं इजराइल और फलस्तीन के बीच, क्या अब यमन में हूतियों के नाम पर कोई बड़ा नरसंहार, जनसंहार, कत्लेआम शुरू होने वाला है आम शहरियों का? क्योंकि अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि आम शहरियों में इस तरीके की दहशत देखी जा रही है। तो इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे जियो पॉलिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखने वाले कृष्णकांत जी, यानी कि के जी, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और कई सारे मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। फिर से एक बार कनेक्ट हो रहे हैं स्काइप के जरिए। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। फिर से धन्यवाद मिस्टर अकरम, मुझे बुलाने के लिए। जी, पहले सवाल से ही मैं शुरुआत करता हूं। हा से हिजबुल्ला, हा से हमास और हा से हूती, और इन तमाम के पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है या बताया जाता है ईरान को। तो क्या ये संयोग है या ये सब प्रयोग चल रहा है? संयोग तो नहीं है, यह तो प्रयोग चल रहा है। दशकों से यह स्थिति बन रही है जो आज तक की पहुंची है। जहां तक हूतीस की बात है, यह भी तालिबानियों की तरह, तालिबानी ना कहे, अफगान के वासियों की तरह कभी भी इन्होंने विदेशी आक्रमण या विदेशी कब्जा को, इंपेलिज्म को बर्दाश्त नहीं किया है। हूथीज का जो कई नारा है उसमें है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, यानी अमेरिकी साम्राज्यवाद का नाश हो, इजरायली जियोनिज्म का नाश हो। और ये कहीं से भी हार मानने वाले नहीं है। हालांकि यमन अपने आप में सऊदी अरबिया और बाकी आसपास के देशों की तुलना में काफी गरीब है। जी, काफी गरीब है, छोटा है, लेकिन जो मैंने कहा कि हा से हिजबुल्ला बनता है, हा से हमास बनता है, हा से हूती बनता है, तो क्या इनके जो नाम रखे गए हैं ये कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? मुझे संयोग ही ज्यादा लगेगा। मैंने शुरू में मैं सवाल नहीं समझा था, और इस संयोग में देखें तो इनका सब है गॉड इज द ग्रेट और गॉड इज द ग्रेटेस्ट। और यह इस्लाम धर्म के आधार पे एक पैन इस्लामिक वर्ल्ड जो बनाने की इनकी कोशिश है, उस दिशा में खास खास, ये चाहे हूथीज हो या हमास हो या हिजबुल्ला हो, और ये काफी ताकतवर और सशक्त है। इनमें एक चीज जो कॉमन है इस्लाम के अलावा, वह है एंटी इंपेरियलिज्म, एंटी इजरायली वो करके, और यह इनका आधार बड़ा मजबूत बनता है जिसका सहयोग मिल जाता है। इसी के कारण ईरान का भी, जो कि पूर्णतः एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल है, और इनडायरेक्टली डायरेक्टली रशिया का भी। जी, चलिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उधर जाएंगे, लेकिन अभी चलते हैं मलेशिया की तरफ। अभी एक खबर ब्रेक हुई है कि वहां की सरकार ने उन तमाम कंपनियों पर, जो शिपिंग कंपनियां हैं इसराइल से जुड़ी हुई हैं, उन पर पाबंदी लगा दी है। अब देश पाबंदी लगाए हुए हैं इसराइल से जुड़ी हुई कंपनियों पर, शिपिंग कंपनियों पर। इसे कैसे देखा जा सकता है? ये मसला बढ़ रहा है, चाहे चाहे या ना चाहे। मलेशिया तो खैर एंटी इजराइल था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो हूथीज ने, कई देशों ने, कई संगठनों ने हमास को समर्थन देने की बात की, लेकिन हूथीज डायरेक्टली इस युद्ध में आ गए। उनके मिसाइल्स, रॉकेट्स इजराइल तक पहुंच रहे हैं, यूएवीज पहुंच रहे हैं। रेड सी में उन्होंने तकरीबन बैन कर दिया है।
अमेरिका और उनके जितने भी संगठन के लोग हैं, 10 या और भी 8-9 है जो छुपे तौर से उनके साथ है, कितना भी जोर लगा ले, लेकिन अब जो प्राइवेट कंपनीज है, जो मर्चेंट नेवी के कंपनीज है, वो अब उसमें नहीं जा रहे। इससे बहुत बड़ा धक्का लगा है और ये फैल रहा है विश्व भर में, ग्लोबल हो रहा है, जिसमें मलेशिया का एक उदाहरण है और दूसरे देश भी कम से कम ऊपरी तौर के लिए इजराइल से अपना संबंध, राजनयिक संबंध तोड़ ही रहे हैं, आर्थिक संबंध भी तोड़ रहे हैं, उससे किनारे हो रहे हैं। जी, क्या इसी की वजह से बिलबिला रहा है अमेरिका, क्योंकि पिछले कुछ समय से उसके सुर बदल रहे हैं और इसी की वजह से दबाव बनाया जा रहा है इजराइल पर कि वो युद्ध बंदी करे, जंग बंदी करे, सीज फायर करे, युद्ध विराम करे? अमेरिका की हालत अभी खराब है। पूरे विश्व भर में आर्थिक रूप से भले ही वॉर इंडस्ट्री के कारण, युद्ध के कारण उसके कंपनी भले ही कमा रहे हो, उसके जीडीपी भले ही बढ़ रहे हो, लेकिन वहां की आबादी, वहां के सिटीजन्स और दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड भर में एंटी अमेरिका एक प्रोपेगेंडा ही नहीं, जो एक्चुअल फैल रहा है पूरे विश्व भर में जनता के बीच में। कितना भी ऊपर के देश, फ्रांस, जर्मनी ऊपर से कोशिश कर ले कि हम अमेरिका के साथ हैं, लेकिन यूक्रेन के युद्ध के बाद और खासकर हमास के युद्ध के बाद पहले इजराइल से, और जिस तरह से जनसंहार हो रहा है, इसमें अमेरिका की बहुत भद्द हुई है और पूरे दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों जनता उसके खिलाफ हो रहे हैं। और इसलिए अमेरिका को इसमें अब अन्य देशों का जो साथ ले रहा है, छोटे से हुथीज जो कि 10 साल पहले करीब 1 लाख थे, इस 10 साल में यानी 2020-21 तक आते आते 1 लाख से 2 लाख उनकी संख्या बढ़ गई है। अब तो पूरा का पूरा यमन एक वॉर इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ रहा है। इन 10 प्लस पीछे जो छुपे हुए 7-8 देश और है, क्योंकि वह सऊदी अरेबिया पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हालात में आप देख सकते हैं कि अमेरिका की किस तरह बेइज्जती नहीं, उन्हें डर भी समा रहा है कि क्या उनके साम्राज्य का अंत का शुरुआत तो नहीं हो चुका है। ठीक है, ये बेइज्जती की जो स्थिति बता रहे हैं आप और साम्राज्य के अंत की जो बातें कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ सबसे अहम बात ये भी तो खड़ी हो रही है सर कि हमास ने हमला किया इजराइल पर और भुगतना पड़ा फिलिस्तीनियों को। चलिए, फिलिस्तीनी ये कह रहे हैं कि हमें आज़ादी की लड़ाई के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन अब अगर हूतियों की वजह से यमन पे हमला हुआ और वहां पर एक तरीके से कत्लेआम शुरू किया अमेरिका समेत तमाम ग्रुप्स ने मिलकर, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार आप हुतीज को ठहराएं तो मैं इसे सहमत नहीं हूं। ठीक है, मैं धर्म के आधार पर किसी भी तरह की युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन यह एंटी इंपेरियलिस्ट वॉर है, यह अमेरिका के दादागिरी के खिलाफ युद्ध है, यह इजराइल के नरसंहार, जनसंहार के खिलाफ युद्ध है। और इसमें यदि वो लोग हमास के साथ आ रहे हैं, हिजबुल्लाह भी साथ में आ रहा है, पीछे से जो भी है सीरिया के लोग और सीरिया में जो बसे हुए छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ईरान के से समर्थित जितने भी जो सो कॉल्ड रेसिस्टेंस ग्रुप है वो लड़ रहे हैं, उनका हमें साथ देना चाहिए जिस रूप में भी हो सके। और इसका दोष हम, यदि कत्लेआम होता है, पहले भी हो चुका है यमन में, सऊदी अरेबिया, यूएई और बहरीन, इन सब ने मिलके और अमेरिकी, फ्रेंच और ब्रिटिश आर्म्स ऑपरेशन की मदद से लोगों ने जिस तरह वहां बच्चों को मारा था, 10,000 से अधिक बच्चे मारे गए, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। तो यह युद्ध जारी रहेगा तब तक जब तक अमेरिकी दादागिरी रहेगी, जब तक इस तरह का अन्याय और शोषण होता रहेगा जनता का, यह युद्ध नहीं रुकने वाला है। वही है कि एक सही दिशा में चलता तो मैं बड़ा खुश होता, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मैं इसी से खुश हूं कि एंटी इंपेरियलिस्ट वॉर है। जी, यमन के कत्लेआम का आपने जिक्र किया कि वहां पर इतने बच्चे मारे गए हैं, लेकिन उसी बीच एक खबर आपको जरूर याद होगी कि हमले नहीं रुके हैं। 2021 में तो बाकायदा सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है उस पर हुतियों ने हमला कर दिया था। और जो ये इजराइल का राष्ट्रपति है जिसका नाम है इशाक हर्जोग, ये अबू धाबी में था उस वक्त, वहां पे अबू धाबी पे इन्होंने हमला कर दिया था। यानी वो कहीं भी रुक नहीं रहे, लड़ते ही रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जब से इनकी स्थापना है या जब से ये आए हैं पूरे यमन में, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने कई बार बीच में कोशिश की पहले भी कि यमन के ऊपर कब्जा करे। ओटोमन एम्पायर जो आया उसने भी सऊदी अरेबिया के ताकत को तहस नहस कर दिया, लेकिन वह अंतिम शासक था जिसने कोशिश की यमन के ऊपर, हार गए। ये अभी जो MBS है सऊदी अरेबिया के, मोहम्मद बिन जी, तो
उन्होंने अपने दादा की बात सुनी होती जो 1932 में कहा था कि यमन जो है सो एक पहाड़ी इलाका है और वहां पे यदि आप आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जान के समझें यह किसी विदेशी सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अंत में हमारी यह हार होगी और मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी सेना और हमारी जनता जाकर वहां फंसे। और इसलिए इन सारे बातों को देखें तो हूतीज जितने भी लड़ाकू हैं जैसे भी जिस आधार पे हैं, इनका कारण यदि सऊदी अरेबिया पर अटैक किया, जिस मिसाइल पे आपने बात की कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर आए तो तब भी किया, तो जब इनको मौका मिलता है तो ये बिना बताए आक्रमण करते हैं, यमन के खिलाफ पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। सीरिया में भी अब देखिए आए दिन इजराइल जो है वह वही नहीं, अमेरिका भी जहां उसको मौका मिलता है सीरिया के हर क्षेत्र में वो आक्रमण किए जा रहा है, बाय एयर स्ट्राइक एंड इवन आर्टिलरी दोनों से मिला के कर रहा है। ये लोग क्यों ना, नहीं मैं इस तरह की बात को समर्थन नहीं करता, लेकिन यह उसके विरोध में, उसके प्रतिक्रिया में हो रहा है। जी, इसे आप दूसरे तरीके से समझते हैं सर। चलिए, इजराइल फिलिस्तीन की जो जंग है वो तो लंबे समय से चल ही रही है, लेकिन एक जंग इस पूरे इलाके के अंदर ये भी है कि अमेरिका ने बहुत सारे बेस बना रखे हैं, लोग अमेरिका को यहां से भगाना चाहते हैं। तो इसकी आड़ में जो इजराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हुई है, अब यहां से अमेरिका को भगाने के लिए जगह जगह, जैसे हूतीज हो गए, उधर हिजबुल्ला हो गए, उधर क्या नाम आप जिक्र कर रहे हैं इराक का, उधर आप जिक्र कर रहे हैं सीरिया का, क्या ये एक नई जद्दोजहद शुरू हो गई है क्या? यह युद्ध बिल्कुल फैल रहा है, इसमें संदेह नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि यूक्रेन तक सीमित रहेगा, लेकिन वह नेटो तक कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहा है। और ये हमास के युद्ध का इजराइल क्यों नहीं इसमें सीधे सीधे आ रहा है, उसका भी कारण यही है कि युद्ध फैल रहा है और इसमें वैसे दो देश जो या तो तटस्थ है, बहरीन और इजिप्ट और बाकी सारे देश है, जॉर्डन, जो तटस्थ है या कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ घुसे हुए हैं, उनके लिए भी अपने जनता के सामने मुंह दिखाना बड़ी मुश्किल है। और इसका नतीजा ये है दुर्भाग्यवश कि ये पूरे के पूरे देश अमेरिका के खिलाफ लड़ते, एक अरब कंट्रीज की यूनिटी होती, उसके बजाय यह एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बढ़ रहे हैं। देशों की यूनिटी होती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन जो चरमपंथी संगठन है उनकी यूनिटी बढ़ रही है। लेकिन अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उधर से चाइना जाके मिडिल ईस्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है, ईरान सऊदी में दुश्मनी खत्म करा रहा है, उधर से फिर रूस जो है वो चाह रहा है कि ये उनके साथ रहें, उधर से अमेरिका चाह रहा है कि जो उसका प्रभुत्व यहाँ पे लंबे समय से बना हुआ है वो बना रहे। इन तीन शक्तियों के बीच में ये इलाका फंस तो नहीं गया है? ये इलाका तो बिल्कुल फंसा हुआ, इसमें संदेह नहीं। रशिया जहां चाहेगा वह पूरी तरह से अमेरिकी इंपेरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। वह चाहेगा कि अमेरिकी इंपेरियलिज्म इस इलाके में, इस मिडिल ईस्ट में, यहाँ पे सारे जगहों में पूरी तरह फंसे और उसका ह्रास शुरू हो। और जहां तक चीन की बात है, वह युद्ध में तो नहीं शामिल होगा, यह तो निश्चित है, लेकिन वह अपनी पूरी तरह से अपनी पूंजी का बढ़ावा के लिए वहां पे हर तरह की कोशिशें कर रहा है, जिसमें उसने यमन को भी सऊदी अरेबिया से मिलाया, सऊदी अरेबिया की दोस्ती ईरान से करवाई, ताकि उसमें अमेरिकी जो एक प्रपंच चल रहा है, एक अमेरिकी कूटनीति जो चल रही है, इन अरब कंट्रीज को खंड खंड में बांटकर अपने पक्ष में लाने, आपस में लड़वाने को, उसको वह नेस्तनाबूद कर सके। और इस तरह से देखे तो कहीं ना कहीं पूरे अरब कंट्रीज का इसी में इंटरेस्ट, इसी में हित है कि वह रशिया के साथ आए और कुछ हद तक चीन का भी साथ दे। जी ठीक है, रशिया और चीन के साथ रहें तो ज्यादा बेहतर होगा, अमेरिका से दूरी बना के रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन सवाल आखिर में फिर वही आएगा कि कब यमन पर हमला कर रहे हैं अमेरिका एंड कंपनी? अमेरिका ने पूरी तैयारी तकरीबन कर ली है। कल जो हमने बात की थी 10 देश थे, दूसरे देशों के बारे में जो इनके साथ सीधे नहीं है लेकिन हेल्प कर सकते हैं, जिसमें यूएई, कतर हो सकता है और भी कई देश हो सकते हैं, जॉर्डन, इजिप्ट, सऊदी अरबिया वगैरह वगैरह, और उसकी तैयारी कर चुका है। हालांकि एक खबर मैंने और दिखी थी, पुष्टि नहीं हो पाई, कि कहीं ना कहीं से अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि डिप्लोमेटिकली कुछ ले देकर हूदियों से समझौता कर लिया जाए कि भाई कुछ हद तक जाने दो, यदि तुम रशियन शिप्स को जाने दे रहे हो तो हमारे भी शिप्स को कुछ हद तक जाने दो, चेक करके हम तुम्हें बदले में पैसे देंगे या तुम्हारे ऊपर जो भी बंदियां लगा रखी वो हटा देंगे।
लेकिन मुझे नहीं लगता हूदीस तैयार होंगे। यानी युद्ध की पूरी संभावना बनती है आए दिनों में। मैं यह कह नहीं सकता कब, लेकिन मेरे हिसाब से युद्ध की संभावना बनती है जी। यानी जो लेबनान के पास लाके समुद्र में खड़ा कर रखा है युद्धपोत अमेरिका ने, अब उसके इस्तेमाल करने की बारी आ गई है। उतना से काम नहीं चलेगा हुदियों के खिलाफ, क्योंकि हुदियों के पास भी काफी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं जो कि आकाश के काफी ऊपर से आके जा सकते हैं। और भी अमेरिका लाएगा, फ्रांस और जितने इसके देश है वो भी लाएंगे, पूरी तैयारी करेंगे। और जो पहले से ला रखा है वह बेसिकली था इजराइल को मदद करने के लिए हमास के खिलाफ। अभी की हालात में वह पर्याप्त नहीं होगा। शायद कम से कम इनको पूरी तैयारी करने में 2 हफ्ते कम से कम या 3 हफ्ते तक भी लग सकते हैं जी। 2 हफ्ते 3 हफ्ते लग सकते हैं। अब देखना होगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो लगेंगे, क्या कोई डिप्लोमेसी काम कर पाएगी, ऐसे ही मामला निपट जाएगा। चलो भैया कुछ तुम्हारा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कुछ टैक्स ज़्यादा ले लो, या वाकई में कोई बड़ा हमला होने जा रहा है। क्योंकि हमला करना अमेरिका के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। वो भी नहीं चाहेगा कि जिन हालात में अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं उन हालात में कोई नया मोर्चा इस इलाके के अंदर खुले। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर किसी और मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मिस्टर कर, थैंक यू।